हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य काल के विषय में अध्ययन कर रहे थे। मौर्य काल से संबंधित 2 क्लासेस आप देख चुके हैं। यह मौर्य काल से संबंधित तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला के विषय में। मौर्यकालीन वास्तुकला के विषय में अगर बात करें तो मौर्य काल में पत्थरों से बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका था और इस संबंध में मेगास्थनीज ने लिखा भी है कि पाटलिपुत्र के राजाओं के या मौर्यों के जो राजमहल हुआ करते थे वे उतने ही भव्य या शानदार थे जितना ईरान की राजधानी में बने हुए राजमहल। ठीक है, ईरान जो था वास्तुकला के क्षेत्र में उस समय काफ़ी आगे चल रहा था। ईरान में काफ़ी बड़े बड़े राजमहल बनाए जाते थे, बड़े बड़े जो है भवन बनाए जाते थे, तो ये प्रसिद्ध था वास्तुकला के लिए। तो उसी की कंपेयरिंग करते हुए मेगास्थनीज ने कहा है कि जिस तरीके के महल ईरान की राजधानी में बने हुए थे, मौर्यों के राजमहल भी उनसे कम शानदार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा भी मौर्य काल में प्रारंभ हो चुकी थी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है देखने को मिलता है बराबर की गुफाओं में, जिसे मौर्य शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए दान में दिया था। और इन्हीं बराबर की गुफाओं में भित्ति चित्रकारी या इसके भी जो है प्रमाण देखने को मिलते हैं। अशोक के समय में घेरदार कुओं का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, ऐसे कुओं का निर्माण जो चारों ओर से घेरे टाइप से ढके हुए होते थे, इन कुओं का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। कौटिल्य के अनुसार नगर जो है कैसे होने चाहिए थे, गहरी खाइयों एवं प्राचीरों से घिरे हुए होने चाहिए थे। कौटिल्य यह मानता था कि जो नगरों का निर्माण होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए कि नगर के चारों तरफ गहरी खाई खुदी होनी चाहिए और बड़ी बड़ी प्राचीरों या दीवारों से उनको घिरा हुआ होना चाहिए, जिससे उनकी जो है सुरक्षा आसानी से की जा सके। 3 प्रकार के मार्गों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम है वीथी, रप्पा एवं महादय। ठीक है, वीथी का अर्थ है छोटे मार्ग, रप्पा का अर्थ है मध्यम मार्ग और महादय का अर्थ है बड़े मार्ग। ठीक है, ये 3 प्रकार के मार्गों का वर्णन जो है कौटिल्य ने किया है। इसके साथ साथ सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग भी यहाँ पे देखने को मिलता है मौर्य काल में ही। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का भी उल्लेख किया है, यानी पक्के मकानों के साथ साथ इस समय यानी मौर्य काल में लकड़ी के भवन भी बनाए जाते थे। लोहे के उपकरणों के प्रयोग में यहाँ मौर्य काल में वृद्धि देखने को मिलती है, अत्यधिक मात्रा में लोहे के उपकरण बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ आहत मुद्रा का प्रचलन और लेखन कला का प्रयोग भी इस काल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। लोक कला के विषय में बात करें तो मौर्यकालीन मूर्तियों में उल्लेखनीय मूर्तियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे परखम एक स्थान है जो मथुरा के पास है, वहाँ से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। पटना से भी 2 यक्ष की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। दीदारगंज से प्राप्त हुई है चामरग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति और इस चामरग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति को मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये दीदारगंज से प्राप्त हुई है। वहीं लोहानीपुर से नग्न तीर्थंकरों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्तंभ के बारे में बात करते हैं। स्तंभ या पिलर्स, स्तंभ जो थे अशोककालीन स्तंभ या मौर्यकालीन स्तंभ जो थे, ये मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पे इन्हें माना गया है। इनके निर्माण के बारे में बात करें तो लाल बलुए पत्थरों से ये निर्मित हैं। इसके साथ साथ इन स्तंभों में एकाश्मक पत्थर का प्रयोग किया गया है। एकाश्मक पत्थर से आप क्या समझते हैं? एकाश्मक पत्थर का अर्थ ये है कि एक ही पत्थर को जो है यहाँ पर नक्काशी करके इस स्तंभ को बनाया गया है, इन स्तंभों को बनाया गया है। इसमें कहीं से भी जो है 2 अलग अलग पत्थरों को ऐड करके या जोड़ करके इनका जो है निर्माण नहीं किया गया है, यानी एकाश्मक पत्थर एक ही बड़े पत्थर को डिज़ाइन करके इन स्तंभों का निर्माण किया गया है। इस पर चमकदार पॉलिश भी देखने को मिलती है। अगर इन स्तंभों की एवरेज लेंथ के बारे में बात करें, लंबाई के बारे में बात करें तो लगभग 30 से 50 फीट की रेंज में इन स्तंभों की लंबाई है। वहीं वजन के विषय में बात करें तो 40 से 48 टन के मध्य में इन स्तंभों का वजन देखने को मिलता है। इन स्तंभों को अगर हम देखें तो इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इसको बोल सकते हैं हम तना, और ये वाला इतना इतना पोर्शन है ये वाला ऊपर वाला जिसे आप देख रहे होंगे, इसको बोल सकते हैं हम सीड्स। ठीक है, जो स्तंभ थे उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता था, सीड्स और तना। फिर सीड्स को भी
कई अन्य अन्य छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था। जैसे सबसे शीट्स में सबसे ऊपर होती थी पशु की आकृति, यहाँ पे शीट्स में सबसे ऊपर पशु की आकृति हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलग अलग चरण हैं, अलग अलग चरणों में अलग अलग पशुओं की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। फिर उसके नीचे एक चौकी नुमा आकृति होती थी, फिर उसके नीचे होता था कंठ। ठीक है, फिर उसके नीचे अधोमुखी कमल की आकृति। अधोमुखी कमल का अर्थ है कि उल्टा कमल या नीचे की तरफ जो है करके बनाया हुआ कमल, ये जो है इसके नीचे देखने को मिलता था। फिर इसके नीचे एक आकृति हुआ करती थी मेखला जिसे कहा जाता था, और मेखला के नीचे होता था तना। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर मौर्यकालीन स्तंभों का। अब मौर्यकालीन स्तंभों में जो है शीट्स पर अलग अलग चरणों में अलग अलग जानवरों की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो इन स्तंभों के चरणों के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम चरण में बात करें तो प्रथम चरण में जो मुख्य स्तंभ आते हैं वो हैं बखेड़ा स्तंभ और शंकिसा स्तंभ। बखेड़ा स्तंभ ये संभवतः मौर्यकालीन पहला स्तंभ माना जाता है और ये वैशाली के पास से प्राप्त होता है। वहीं शंकिसा स्तंभ के बारे में बात करें तो शंकिसा स्तंभ फर्रुखाबाद से संबंधित है और इसके शीर्ष पर हाथी जो है जानवर की आकृति देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मौर्यकालीन स्तंभों के चरणों में सबसे पहला चरण जो था वहाँ पर इन स्तंभों के शीर्ष पर हाथी की आकृति देखने को मिलती है। द्वितीय चरण के बारे में बात करें तो द्वितीय चरण में रामपुरवा का जो है स्तंभ और लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ। ठीक है, तो रामपुरवा के स्तंभ पर शीर्ष पर जो हमें देखने को मिलता है वो वृषभ की आकृति, और लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर जो आकृति देखने को मिलती है वो है सिंह या शेर की आकृति। वहीं तृतीय चरण के बारे में बात करें तो रामपुरवा और सांची के स्तंभ, रामपुरवा के शीर्ष पर सिंह या शेर की आकृति और सांची के स्तंभ के शीर्ष पर भी शेर की आकृति हमको देखने को मिलती है। 3 चरणों के बाद में जो चौथा चरण आता है मौर्यकालीन स्तंभों का, ये सबसे विकसित रूप माना जाता है और इसी विकसित रूप के अंतर्गत आते हैं सारनाथ और सांची के स्तंभ जैसे जो सबसे फेमस स्तंभ हैं वो इस चतुर्थ चरण के अंतर्गत ही आते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। सारनाथ स्तंभ के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो पूरी आकृति है इसमें 4 शेर हैं, चारों दिशाओं में जो है मुंह करते हुए, आपने देखा होगा अशोक स्तंभ की आकृति आपने देखी होगी, तो इसमें 4 सिंह को दिखाया गया है जो चारों तरफ की दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं और ये संभवतः अशोक की ताकत को जो है प्रदर्शित करते हैं, चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाते हुए। सिंहों के नीचे 4 पशु जो है दौड़ती मुद्रा में दिखाए गए हैं, जिनमें से बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह प्रमुख हैं, और इनके बीच में एक चक्र है जिसमें कितने 24 तीलियां जो हैं हमें नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो बीच का पोर्शन लिया गया है, जो चक्र हमें दिखाई देता है, वो कहीं न कहीं सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है और ये धम्म चक्र प्रवर्तन का जो है प्रतीक माना गया है। वहीं अगर सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर चक्र में बात करें, जो सारनाथ का स्तंभ है उसका जो शीर्ष है, शीर्ष पर भी एक चक्र बना हुआ है, उसमें 24 के बजाय 32 तीलियों का प्रयोग किया गया है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तंभ के बारे में बात करें तो सांची में भी सारनाथ स्तंभ की तरह ही 4 शेर दिखाए गए हैं जो एक दूसरे से पीठ सटा करके चारों दिशाओं में अपनी नज़र करते हुए बैठे हुए हैं। और सांची के स्तंभ में जो क्या है कि सिंहों के नीचे यानी शेरों की जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, उन शेरों के नीचे दाना चुगते हुए हंस दिखाए गए हैं। ठीक है, और सारनाथ के स्तंभ में 4 जानवर दौड़ती मुद्रा में दिखाए गए, ये दोनों में फ़र्क है। तो ये हो जाता है मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति से संबंधित क्लास। अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ में आते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।